हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण बताई गई है। सवर्णीय अवज्ञा और उससे आगे का आंदोलन हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये न्यू एडिशन है एनसीईआरटी का। पुरानी वाली एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर इसमें से हटा दिए गए हैं, तो हम डायरेक्ट इसमें महात्मा गांधी से ही पढ़ते हैं। इसमें जो भी हमारा बंगाल विद्रोह वगैरह वाला चैप्टर था वो इसमें हटा दिया गया है। तो राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के चिन्ह से हो चिन मिन को देखकर जोड़कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को हम भारतीय राष्ट्र का पिता मानते हैं। चूँकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं, अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है। हालांकि वॉशिंगटन और हो ची मिन की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन व्रत उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों न हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। इस अध्याय को 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है, और यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन व्रत और वह जिन सामाजिक आंदोलन से जुड़ रहा है उनके पुनर्निर्माण में करते हैं। यहाँ पे देखिए, महान जन सैलाब जुटवा में दिखाई दे रहा है। ये जो पिक्चर है, मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बातचीत करते महात्मा गांधी की ये यहाँ पे तस्वीर यहाँ पे ली गई है। देखिए कितने ज़्यादा समर्थक उनके उस टाइम में हुए थे, तभी जाके एक बड़ा जन आंदोलन छिड़ पाया था। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे हम। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। यानी महात्मा गांधी 2 दशक विदेश में रहे, मोस्टली दक्षिण अफ्रीका में वो रहे, और उसके बाद जनवरी 1915, और उसमें भी शायद 9 जनवरी यहाँ पे होता है, उसमें गांधी जी वापस आते हैं। इस दिन को हम एनआरआई डे के रूप में भी मनाते हैं। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही बिताया, और यहाँ वे एक वकील के रूप में गए और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। यानी भारतीय समुदाय के जो लोग दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे उनके नेता वहाँ पे गांधी जी बन जाते हैं। और जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देव सेनन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया है। और ऐसी टिप्पणी किसने की है? एक इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की है कि गांधी जी को महात्मा जो है वो दक्षिण अफ्रीका ने ही बनाया है। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया और विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत, जब 1893 में वे यहाँ से गए थे, तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। यानी कांग्रेस की स्थापना तो गांधी जी के यहाँ से जाने से पहले ही हो जाती है, और उसके बाद में धीरे धीरे लोगों में राजनीतिक चेतना आनी शुरू होती है। और भारत का स्वरूप 1915 तक जब गांधी जी लौट के आते, बहुत कुछ यहाँ पे बदल चुका होता है राजनीतिक दृष्टि से। अधिकांश जो कांग्रेस की शाखाएं हैं वो हर जगह बन चुकी थी। 1905 और 7 के बीच में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन बंगाल में होता है 1905 और 7 के अंदर, तो उसके माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्यम वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था
और इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। यानी ये जो आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था, इसने कुछ महत्वपूर्ण गर्म दल के नेताओं को जन्म दिया, जिनको हम गर्म दल के नेता भी कहते हैं, जो है महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। इन तीनों को हम लाल, बाल और पाल के रूप में जानते हैं। और इन तीनों का ये जोड़ जो है उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था। अखिल भारतीय यानी संपूर्ण भारत का एक जुड़ाव जो था ना, उसकी ये लोग प्रतीक के रूप में उभर के आए। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो मूल निवास था ना, वो बहुत ही दूर दूर तक था। देखिए, एक तो आ रहा है महाराष्ट्र से, और एक आ रहा है बंगाल से, भारत के पूर्वी हिस्से से, एक आ रहा है पश्चिमी हिस्से से, और एक पंजाब में उत्तर से। तो यानी कहीं ना कहीं देश का जो है कोना कोना यहाँ से जुड़ गया था। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था। यानी इन लोगों ने क्या किया, ये जो गर्म दल के नेता थे, ये लड़ाकू विरोध का समर्थन करते थे। यानी जो लड़ाइयाँ होती अंग्रेजों के प्रति, उनको ये समर्थन देते थे। लेकिन उदारवादी जो इनसे बिल्कुल अलग थे, उनका एक समूह था जो क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। और इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब कौन थे? उदारवादी, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सकें। यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, उन्होंने गांधी जी को राजनीति में घुसने से पहले बोला, ये सलाह दी कि 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करो, पूरे भारत के कोने कोने के बारे में जानो, इनके लोगों के बारे में जानो। और यहाँ पे हमें गांधी जी की तस्वीर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी, फरवरी 1908 की ये तस्वीर है। फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में होती है। ये बहुत ही छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक महत्वपूर्ण उपस्थिति जो कि फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में होती है। और इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे। यानी जो भी लोग बुलाए गए वो या तो राजा थे या फिर मानव प्रेमी समाज सुधारक ये थे, जिनके द्वारा दिए गए दान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। और इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। यानी उस समय तक गांधी जी को कोई नहीं जानता था। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनके आधार पर उन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। फिर देखिए, जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय ब्रिटिश जो विशिष्ट वर्ग है उनको आड़े हाथों लिया। यानी जो विशिष्ट भारत का वर्ग था, जो नेता बन रहे थे, उन लोगों को आड़े हाथों लिया, बहुत जोरदार यहाँ पे भाषण दिया और उन्होंने मजदूर और गरीबों की सुध लेने के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहाँ धनी और सजे संवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की जो विषमता है उस पर अपनी चिंता प्रकट की। यानी उन्होंने ये जो क्षण है इसलिए चिंतित बताया क्योंकि यहाँ पे धनी लोग तो उपस्थित थे, लेकिन लाखों गरीब लोग, उनमें से एक भी यहाँ पे उपस्थित नहीं था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे चिंता प्रकट की है। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा, क्योंकि मोस्टली जो आए वो सब धनवान थे। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं या अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। यानी किसानों के श्रम का जो पूरा लाभ है वो जब तक अन्य लोग लेते रहेंगे तब तक हमारे लिए स्वशासन का कोई मतलब नहीं है। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, न तो वकील, न डॉक्टर और न ही जमींदार।
इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। और एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था। यानी यहाँ पे कॉलेज का उद्घाटन के नाम से जो उद्घाटन गांधी जी ने किया वो था वास्तविक तथ्यों का उद्घाटन, और यहाँ से शुरुआत होती है गांधी जी के प्रभावशीलता की। यहाँ पे देखिए कराची में महात्मा गांधी मार्च 1916, फरवरी के बाद ये जाते हैं मार्च में कराची के अंदर, और यहाँ पे हमें महात्मा गांधी दिखेंगे। बहुत सारे यहाँ पे देखिए नेता, ये सब धनी लोग हैं, ये जितने भी इकट्ठे लोग दिख रहे हैं ये सब धनी लोग हैं। इनमें जब गरीब लोग नहीं होते थे तब गांधी जी भाषण देते थे और वो भाषण उन लोगों को काफ़ी प्रभावित करता था। ये बीच में कार में बैठे हुए महात्मा गांधी हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए उद्घाटन था, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदार जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक घोषणा थी। प्रथम सार्वजनिक घोषणा, प्रथम इम्पोर्टेंट उनकी उपस्थिति सार्वजनिक रूप से यहाँ से बनारस कॉलेज से ही स्टार्ट होती है इनकी। और उसी वर्ष के अंतिम महीने में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। यानी 1916 के दिसंबर में अंतिम महीने के अंदर गांधी जी अपने नियमों को व्यवहार में लेके आए। यानी उन्होंने कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया जो कि वो बोल रहे थे, वो सिर्फ बड़े बड़े बोल नहीं थे, उन्होंने उसे धरातल पे लाके दिखाया। और वो कब हुआ? वो हुआ दिसंबर 1916 में। 1916 में ही ये प्रभाव में आना शुरू होते हैं और साल के अंत तक तो इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि लखनऊ में वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहाँ अंग्रेज नील उत्पादकों के द्वारा किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। यानी उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन बिहार में हो रहा था, लखनऊ में जो अधिवेशन होता है 1916 के दिसंबर में कांग्रेस का, उसके अंदर वार्षिक बैठक जो होती है उसमें बिहार के चंपारण से एक किसान आता है और वहाँ पे वो जो अंग्रेज नील उत्पादक किसानों के साथ बिहार में जो ज्यादती कर रहे थे, जो कठोर व्यवहार कर रहे थे, उसके बारे में वो गांधी जी से मिलता है और उनको ये बातें बताता है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे गांधी जी उसकी बातों को मान लेते हैं और उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद गांधी जी की सफलताएं शुरू होती हैं। यहाँ पे देखिए असहयोग की शुरुआत और अंत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और उसका अंत कैसे हुआ, ये सारा कुछ हम इसी पॉइंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में मिला। यानी अंग्रेज ब्रिटिश जो लोग हैं वो किसानों को फोर्स कर रहे थे अपने फ़ायदे की फसलें उगाने के लिए, लेकिन किसान जो फसल उगाना चाहते थे वो नहीं उगा पा रहे थे ब्रिटिश लोगों के कारण। तो 1917 का जो पूरा समय है वो मोस्टली किसानों को उनके हक दिलाने के लिए गांधी जी का बीता, और जिसमें हम देखते हैं चंपारण का और जो भी खेड़ा और ये सब आंदोलन होते हैं। और अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहते हैं। उनके खुद के राज्य में गुजरात में 2 आंदोलन होते हैं, जिसमें सबसे पहला अहमदाबाद का एक श्रम विवाद होता है, जिसमें हस्तक्षेप करके कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। और इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ़ करने की मांग की। यानी जो अहमदाबाद और खेड़ा ये 2 आंदोलन होते हैं 1918 में, और 1917 में जो बिहार का चंपारण का नील विद्रोह होता है, उस नील के खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ ये जो आंदोलन करते हैं ये तीनों आंदोलन 1918 के अंदर होते हैं। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। यानी अब गांधी जी से जो है
गरीब, पूरे भारत का तबका, किसान लोग, ये सब लोग दिल से जुड़ चुके थे, क्योंकि गांधी जी को इन आंदोलन में एक के बाद एक सफलता मिलती जा रही थी। ब्रिटिश लोग इनकी मांगों को मंजूर करते जा रहे थे, तो इनको लगा कि ये ज़रूर कोई महात्मा है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो इस तरह से लोग दिल से उनसे जुड़ते जा रहे थे। इसके बाद 1919, यानी ये इसी तरह के सभी स्थानिक संघर्ष थे, और इसके बाद जो 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 18 के महान युद्ध, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसके दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी, यानी कोई जांच पांच नहीं, सीधे से तुमको शक के आधार पर लोगों को सीधा कारावास में डालो। और अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया, और इसके जवाब में देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। यानी 1919 में जो रॉलेट एक्ट आता है, जिसके अंदर बिना किसी जांच पड़ताल के सिर्फ शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उसका विरोध करने के लिए एक अभियान चलाया गया। और उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया। और पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ। सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में होता है। वहाँ पे बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी, और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम चाहते थे, लेकिन इसकी जगह पे उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटेन की तरफ से भारतीयों को खूब ले जा के वहाँ पे लूटा गया, खूब वहाँ पे उनसे सेवा कराई गई, युद्ध के अंदर खूब चूसा गया इनको। उनके जो इनाम के बदले, उनके युद्ध में सेवा के इनाम के बदले जब उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया, तब जाके यहाँ पे एक बहुत ही आंदोलन भड़का भारत के अंदर, और पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, स्थानीय कांग्रेस जनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और ये सब हो रहा था रॉलेट एक्ट के जरिए। प्रांत की ये स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण होती गई, और अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई। यानी इन सब का एंड होता है, एंड तो क्या बोले, एक तरीके से अपनी चरम सीमा पर यह पहुंच जाता है अप्रैल 1919। 13 अप्रैल इसकी डेट है, और 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के अंदर जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा, यानी राष्ट्र के लोग मिलके रॉलेट एक्ट के खिलाफ सभा कर रहे थे, कुछ नीतियां बना रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे विरोध करना चाहिए, उसी समय यहाँ पे गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया जाता है। और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से जाने गए हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। ये तो बस आंकड़े है दिखाने के लिए, बाकी हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे सिर्फ यही दिखाया गया कि 400 से अधिक लोग मारे गए थे। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए, और इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं, कर न चुकाएं, यानी जो भी सेवाएं ब्रिटिश लोगों को दे रहे हो वो सब बंद कर दो। असहयोग, यानी कोई सहयोग नहीं करना है हमें ब्रिटिश लोगों का। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया, कि अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह के संबंध का त्याग करो। और गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए ना, तो 1 वर्ष के भीतर भारत स्वराज प्राप्त कर लेगा। और गांधी जी की इस भविष्यवाणी को लोगों ने सच मान लिया। लोग ये सोचते थे जो गांधी जी ने कह दिया वो फाइनल है, और लोग जुट जाते थे बस। तो अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए, जो हाल ही में, यानी उस समय तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। यानी खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए जो आंदोलन तुर्की में चल रहा था, उस आंदोलन का, क्योंकि वो एक सर्व इस्लामवाद, यानी पूरे विश्व के अंदर एक ही धर्म की स्थापना करता था खलीफा जो है, तो उसको जब हटाने की बात की गई, तो ये लोग जो मुस्लिम लोग हैं पूरे विश्व के, ये जगह जगह पे आंदोलन कर रहे थे खलीफा के लिए। तो गांधी जी ने मुसलमान लोगों का साथ पाने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए भारत के अंदर भी एक जो है खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन मतलब खलीफा के समर्थन में। यहाँ पे एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी देखते हैं हम, इसी पॉइंट का जो ये भाग है
खिलाफत आंदोलन क्या था, पहले हम इसको देखते हैं। खिलाफत आंदोलन भी 1919 और 20 के बीच में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था और ये गांधी जी के जो है उनके कहने पर ही चलाया गया था। इस आंदोलन की मांगे थी कि पहले ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन सभी इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वो इस्लाम विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। और कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। यानी इन्होंने इस आंदोलन को भारत के असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की ताकि हिंदुओं के साथ साथ भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो भी इसमें जुड़ जाएं पूरी तरीके से और गांधी जी को अपना मानने लगे। तो गांधी जी ने ये आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान, यानी भारत में उस समय मुख्यतः दो समुदाय बहुत ज़्यादा जनसंख्या में थे, हिंदू और मुसलमान, तो ये मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे और इनको मिलाए रखना बहुत ज़रूरी था उस समय, जो कि अंग्रेज़ों को पता चल गया कि जब तक ये लोग मिले हुए हैं हमें यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और अगर हमें यहाँ पे टिके रहना है तो इन दोनों को अलग करो। तो ये जो जड़ बोई ना सांप्रदायिकता की, ये सब अंग्रेज़ों ने ही बोई है और इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया, कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 के अंदर 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ और देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। तो उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी और अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए, कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलन को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया और किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की और औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की। तो महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर, यानी जो लुई फिशर है वो अमेरिका के हैं और इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है और उन्होंने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। यानी असहयोग क्या था, ये गांधी जी के जीवन का एक युग हो गया, ये कह रहा है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक निकला। तो इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन बहुत आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। यानी 1857 के बाद जो पूरा एक अखिल भारतीय आंदोलन था वो दूसरा आंदोलन ये माना जाता है, असहयोग आंदोलन। इसके फलस्वरूप दोबारा अंग्रेजों के एक बार फिर से नींव हिल गई और फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह में, यहाँ पे ये मात खा जाते हैं गांधी जी। फरवरी 1922 में, यहाँ पे डेट हमें नहीं दी गई है लेकिन यहाँ पे 4 या फिर 5 फरवरी होता है, 4 या 5 फरवरी। तो इस दिन किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत यानी भारत का जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उसके चौरा-चौरी पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी और इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई और हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। यहाँ पे आड़े आ गए गांधी जी के नियम, क्योंकि उन्होंने तो एक अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया था और लोगों ने आंदोलन की आड़ में हिंसा शुरू कर ली, तो गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल रूप से वापस लेना पड़ा और उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पे निर्भर व्यक्तियों को घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। यानी आप किसी भी निहत्थे पर, मतलब भीड़ एकदम से इकट्ठे होकर किसी की इस तरह से हत्या नहीं कर सकते, ऐसे गांधी जी कह रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में, फरवरी 1922 में ये रोक लिया जाता है आंदोलन
और मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने उन पर टिप्पणी की गांधी जी पे कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है या करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आप लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं और यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूँकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इसमें मुझसे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है ब्रूमफील्ड का वो यहाँ पे नज़र आता है गांधी जी के लिए। यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन 1922 में विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उन्हें आग में जलाया जा सके। विदेशी वस्त्रों को आग में जलाया गया, पूरी तरह से स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे चलाया गया। ये देखिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट, जन नेता के रूप में गांधी जी क्या कुछ करते हैं। तो इस पॉइंट को हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तो लगातार बने रहिए आगे से आगे इस कड़ी को देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।